स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। यू नो मी, आई एम योर फ्रेंड राहुल साईगांवकर। और रोज की तरह आज हम हमारी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग अपनी डिस्कशन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम लोग TCP डिस्कस कर रहे थे, ट्रीटीज, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। पिछले कुछ डिस्कशंस में हम लोगों ने बात की हुई है न्यूक्लियर ट्रीटीज, न्यूक्लियर कन्वेंशंस के बारे में, अर्थ बेस्ड कन्वेंशंस, अर्थ बेस्ड प्रोटोकॉल्स, ट्रीटीज, इनके बारे में डिस्कशन की है। और आज हमारा सबसे कोर डिस्कशन शुरू हो रहा है। इनफैक्ट ये जो TCP जो सीरीज मैंने शुरू की है अंडर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इट वाज प्योरली बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल ट्रीटीज, प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस, क्योंकि सबसे जरूरी भाग यही है। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग मल्टीपल डिस्कशन करेंगे। इनफैक्ट लेक्चर 3 से जो शुरू हो रहा है, लेक्चर 3, 4, 5, इट विल बी ऑन एनवायरमेंट बेस्ड ट्रीटीज, प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस। इनफैक्ट इसी के अंडर आगे वाले लेक्चर्स में मैं एनवायरमेंट बेस्ड NGOs के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इंटरनेशनल NGO जैसे कि IUCN क्या है, WWF क्या है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी क्या है, इन सब के ऊपर भी एक सेपरेट डिस्कशन होगा अंडर दिस इटसेल्फ, ट्रीटीज, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। तो आज से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो रहा है ऑन एनवायरमेंट। दिस वुड बी, आई वुड से, द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल ट्रीटीज, कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, then you need to remember that batch 6 is starting from 30th September. Study IQ का जो फाउंडेशन बैच है, it is a one stop solution for all your prelims, means I would include personality test preparation also. Study IQ का उद्देश्य यही है कि आप तक क्वालिटी एजुकेशन ले आए, क्वालिटी प्रिपरेशन करवाए एट अफोर्डेबल प्राइजेस। ये पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है ये आपको मिलेगा केवल 18,999 में। लेकिन आपको एक काम करना है, जब भी आप चेकआउट करोगे, अपनी वेबसाइट हो या फिर ऐप हो, वहां से आपको चेकआउट जब भी करोगे, यूज द कोड राहुल लाइव, कैपिटल RAHUL LIVE, बिना किसी स्पेसेस के इस्तेमाल कीजिएगा। आई विल बी टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स हियर इन द कोर्स ऑल्सो। और आपको ध्यान रखना है कि प्राइजेस जल्दी ही बढ़ने वाली हैं। ओके, प्लीज रिमेंबर दैट प्राइजेस माइट इंक्रीज फॉर दीज कोर्सेज वेरी वेरी सून। सो एनरोल बिफोर दी 30th of September. डू इट एज सून एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यह सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे 18,999 में। यू विल गेट अ टेस्ट सीरीज ऑल्सो, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जहाँ पे 50 टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्लासेस चलेंगी 900 घंटों से भी ज़्यादा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम प्रोग्राम, ऑल द प्रोग्राम्स, यू विल गेट एवरीथिंग टुगेदर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर GS नीड्स। डू इट सून, ओके, डू इट वेरी वेरी सून, क्योंकि प्राइजेस आर गोइंग टू इंक्रीज एंड ऑल्सो द बैच इज क्वाइट लिमिटेड। ठीक है, चलिए डिस्कशन में चलते हैं। और सबसे पहला हम लोग बात करने वाले हैं कन्वेंशन, दैट इज द रामसर कन्वेंशन। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने रामसर कन्वेंशन का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन इस कन्वेंशन को शुरू करने से पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर कन्वेंशन की डेट पे ले जाना चाहूंगा, 1971। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इट्स जस्ट अ नॉर्मल ट्रिक। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई सवाल आ जाए क्रोनोलॉजी के ऊपर, तो डेट्स याद रखना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन एक छोटा सा मैं आपको आइडिया ये बता रहा हूँ, एनवायरमेंट के ऊपर, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, पूरे विश्व का इंपॉर्टेंस यहाँ पे मैं कहूँगा इट इंक्रीज्ड सिंस 1970s। स्पेशली अगर आपको एक तारीख याद रखनी है, एक तारीख अगर आपको याद रखनी है, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द एस्पिरेंट्स टू रिमेंबर द ईयर 1972। ठीक है, ऑल्दो ये 1971 में है, लेकिन 1972 में आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस समय पे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट हुई थी। और इसी समय से मैं कहूंगा पूरा जो डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन ऑन एनवायरमेंट, इट वेंट अल्ट्रासोनिक एकदम। ठीक है, क्योंकि यहां से सबकी नजर एनवायरमेंट के ऊपर आ गई कि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है। तो सभी देश साथ में आए। इस पर्टिकुलर साल के बाद आपको बहुत सारे कन्वेंशन, ट्रीटीज, प्रोटोकॉल्स मिलेंगे। अब ऐसा नहीं कि इससे पहले नहीं था, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज अ लैंडमार्क ईयर, क्योंकि इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में DDT के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक विवाद हुआ था। रेचल कार्सन की एक बुक आई थी साइलेंट स्प्रिंग करके, जिसमें DDT के ऊपर काफ़ी ज़्यादा DDT की क्रिटिसिज्म हुई थी। उसके खिलाफ, बुक के खिलाफ मूवमेंट हुआ, जो एनवायरमेंटल मूवमेंट है उसके खिलाफ जो फार्मा इंडस्ट्री थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मशक्कत की थी मूवमेंट को रोकने की। बट एक बार एनवायरमेंटल मूवमेंट साइनोजर में आया, व्हेन इट केम इनटू साइनोजर ऑफ डिस्कशन,
तब से रुका नहीं है, आज भी एनवायरनमेंट के प्रति काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स आते हैं। बट ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जस्ट रिमेंबर द एनवायरमेंटल मूवमेंट और एनवायरमेंटल ट्रैक्शन इट स्टार्टेड सिंस 1970s। इसका मतलब ये नहीं कि पहले ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे, पहले भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे। इनफैक्ट स्पेसिफिकली एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग जरूर करेंगे 1970s से पहले या फिर 1800s में एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ फोकस था ही नहीं। फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव उसके ऊपर ही हम लोग तैयारी करेंगे। शायद इस डिस्कशन के अंत में आई विल फोकस ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि पेरिस क्लब, रोम ट्रीटी एटसेट्रा पहले आ चुकी है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जरूर, ठीक है। बट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डेट, ये बस आपके लिए एक ट्रिक है, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ सवाल आ जाएंगे आपको, एमसीक्यू बेस्ड सवाल आ जाएंगे जहां पे आपको डेट्स याद रखनी होती है। अगर डेट याद नहीं हो रहा है तो आप एलिमिनेशन कर सकते हो। एक एजुकेटेड अगर आपको गेस लेना है तो 1972 के डेट से यू कैन थिंक ऑफ समथिंग। अगर एक स्टेटमेंट आया है कि 1950 में कोई कन्वेंशन आया जहां पे बहुत ज़्यादा कुछ हुआ, तो दैट माइट बी रॉन्ग स्टेटमेंट करके आप एजुकेटेड गेस ले सकते, इवन अगर आपको कंप्लीट डेटा नहीं है आपके पास तब भी, ठीक है। जस्ट द ट्रिक, ठीक है। चलिए, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन केम इन 1971, यानी कि साइन हुआ 1971 में। सबसे पहली चीज, ये रामसर कन्वेंशन है क्या। जैसे ही रामसर कन्वेंशन टर्म आ जाए, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है रामसर कहाँ पे है, कन्वेंशन किस लिए है। रामसर इज इन ईरान, आपको ध्यान रखना है रामसर इज इन ईरान। रामसर कन्वेंशन किस लिए है, विश्व की, पूरे विश्व की वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, जहां पे वो वेटलैंड्स और वेटलैंड के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सभी, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, रामसर की तरफ से, रामसर का खुद का सेक्रेटेरिएट है, यानी कि रामसर का ऑफिस इज एट आईयूसीएन। इनफैक्ट आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हम लोग डिस्कस करेंगे। इनका हेडक्वार्टर्स है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इन्हीं का सेक्रेटेरिएट इस्तेमाल करता है रामसर सेक्रेटेरिएट इज सेम आईयूसीएन सेक्रेटेरिएट। अब इसके तहत देशों को मदद दी जाती है। समझ लीजिए, रामसर की जो भी कमिटीज है, जो भी सिग्नेटरीज है, वहां पे अगर कहा जाए कि एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड है, उस वेटलैंड में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उस वेटलैंड के आसपास एनक्रोचमेंट हो रही है, वहां पे प्रोटेक्शन के प्रति एक्सपर्टीज चाहिए, मेजर्स चाहिए, तो रामसर सेक्रेटरीट आपको मदद करेगा। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होती है, यहाँ पे आपको फंडिंग भी मिलेगी उस पर्टिकुलर वेटलैंड को सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की प्रोविजंस की गई है। अब इस रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर लिस्ट मेंटेन की जाती है। रामसर लिस्ट में अगर एक वेटलैंड चला जाएगा तो उसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट होगी, टूरिज्म के प्रति काफ़ी डेवलपमेंट हो जाएगी, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फंडिंग, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाएगी फ्रॉम द रामसर सेक्रेटेरिएट, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन किस लिए है, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए। रामसर कहाँ आता है, रामसर इज अ सिटी इन ईरान। कब साइन किया गया था, 1971 में साइन किया गया था। कब ये एनफोर्स हुआ, रिक्विजिट रैटिफिकेशंस आने के बाद 1975 में, 1975 में ये कहूँगा एनफोर्स हो गया, क्योंकि जो भी लोग रैटिफिकेशन जिन्होंने भी किया, उनकी रैटिफिकेशन की जो अग्रीमेंट होती है, वो डॉक्यूमेंट उन्होंने यूनेस्को को सबमिट किया, क्योंकि यूनेस्को इसकी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का जो डिपॉजिटरी है, जैसे ही नंबर ऑफ डिपॉजिटरीज पहुंची तो ये एनफोर्स हो गया, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, कभी कभार इसके ऊपर भी सवाल आ सकते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे किस दिन आता है। हर साल 2 फरवरी 0202, रिमेंबर 0202, इस पर्टिकुलर डेट पे वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है। वेटलैंड्स के प्रति अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, बहुत सारे इनिशिएटिव होते हैं इस दिन, ठीक है। राइट, क्लियर। अब मैंने आपको बताया रामसर कन्वेंशन इज फॉर कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर होगा, सर ये वेटलैंड क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज वेटलैंड। वेटलैंड का मतलब क्या है, कि जैसे इंडिया में तो बहुत सारे यार गड्ढों पे भी आपको रोड के ऊपर बहुत सारे गड्ढे मिल जाए, गड्ढे में अगर पानी खड़े, सर डज इट बिकम वेटलैंड, नहीं। वेटलैंड का डेफिनेशन है, और मैं आपको रामसर का ही डेफिनेशन बता रहा हूँ। इन जनरल अगर एक वाटर लॉग बॉडी है वो 365 डेज, इट कैन बी डब्ड एज अ वेटलैंड। लेकिन रामसर की कन्वेंशन के अंडर उसका जो आर्टिकल 1 है, उसमें सभी देशों ने, जो भी देश इसके भागीदार है, इन्होंने माना है कि वेटलैंड क्या होगा। फॉर द पर्पज ऑफ द कन्वेंशन, वेटलैंड इज गोइंग टू बी अ मार्श और अ फेन, पीटलैंड, या फिर एक वाटर लॉग्ड बॉडी, नेचुरल हो, ध्यान रखिएगा, नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, परमानेंट हो या टेम्पररी हो, एवरीथिंग कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ वेटलैंड। प्लीज रिमेंबर, क्योंकि यहाँ पे एक पिटफॉल हो सकता है एस्पिरेंट्स के लिए कि आपको लगेगा केवल नेचुरली हो तभी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक क्राइटेरिया है कि वो जो वाटर बॉडी होगी, वेटलैंड अगर उसको घोषित करना है तो उसका जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड
इट शुड नॉट एक्सीड 6 मीटर्स, यानी कि अगर एक पानी की बॉडी है उसका डेप्थ 6 मीटर से कम होना चाहिए, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 मीटर ज़्यादा हो गया तो वो तो एक वाटर बॉडी बन जाएगी, रिवर, लेक एटसेट्रा एटसेट्रा, वेटलैंड नहीं। तो वेटलैंड का डेफिनेशन बेसिकली ये है। इनफैक्ट अगर आप जेनेरिक मुझसे डेफिनेशन पूछे तो वेटलैंड वो बन जाता है जहां पे 365 दिन आपको पानी मिलेगा, या फिर स्वाम्पी मार्शी एरिया मिलेगा जहां पे डेप्थ आपकी 6 मीटर से कम होगी। इसके अलावा इसी कन्वेंशन के अंडर वाटर फाउल का मतलब क्या होगा? वाटर फाउल का मतलब है बर्ड्स, यानी कि जो बर्ड्स हैं वो अगर वेटलैंड के ऊपर निर्भर रहते तो उन्हें वाटर फाउल करके घोषित किया गया। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। कभी कभार बेसिक डेफिनेशन के ऊपर भी सवाल बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रामसर कन्वेंशन दी वेटलैंड्स आर डिफाइंड एज व्हाट, अलग अलग स्टेटमेंट बन जाएंगे। 6 मीटर की जगह अगर आपको बदल के दे दिया 5 मीटर, 7 मीटर, प्लीज आइडेंटिफाई कीजिएगा 6 मीटर्स से कम डेप्थ होनी चाहिए। क्लियर? राइट, चलिए लेट्स मूव ऑन। अब सवाल उठता है कि सर मुझे इंडिया में एक पर्टिकुलर वेटलैंड है जहां पे काफी प्रॉब्लम चल रही है, तो मुझे उसको आइडेंटिफाई करवाना है, मुझे उसको रामसर लिस्ट में डलवाना है, मुझे उसको रामसर लिस्ट में इंक्लूड करवाना है। तो क्या कर सकते हैं? देखिए क्राइटेरिया है रामसर कन्वेंशन 1971 के अंडर, अगर किसी वेटलैंड को रामसर लिस्ट में जाना है, जैसे रामसर लिस्ट में जाएगा तो उसका औहदा बढ़ेगा, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी कंजर्वेशन की मेजर्स भी बढ़ेगी, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी आ जाएगी उसको। तो अगर इंक्लूड कराना है तो क्या क्राइटेरिया है? देखिए क्राइटेरिया 9 तरह के क्राइटेरिया है। ग्रुप ए क्राइटेरिया, ग्रुप बी क्राइटेरिया। अब ग्रुप ए क्राइटेरिया इज अ सिंगल क्राइटेरिया जहां पे अगर वेटलैंड, इफ इट इज कंसिडर्ड एज अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जहां पे वो किसी इंपॉर्टेंट बायोजियोग्राफिक रीजन में आता है तो उसको घोषित किया जा सकता है। या फिर समझ लिए 2 देशों के बीच एक बहुत बड़ी वेटलैंड बॉडी है, तो दैट कैन बिकम एन एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया। अगेन इसका डिसीजन रामसर सेक्रेटरीट, दैट इज IUCN पे जो उनका है सेक्रेटरीट है, वो डिसीजन लेते हैं, राइट, रामसर कमिटीज। इसके अलावा अलग अलग क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, criteria is also based on water birds or waterfowl, criteria is also based on different type of fishes that are found there, और criteria is also based on different types of taxa, यानी कि अलग species जो यहाँ पे animal species भी रहेंगे उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है जहाँ पे अगर देखिए क्राइटेरिया 2 में आप देख सकते हो, अगर कोई वेटलैंड है विच इज सपोर्टिंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज, थ्रेटन्ड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज है, तो वो रामसर लिस्ट में डाला जा सकता है। या फिर अगर कोई वेटलैंड है जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिलती है तो वहाँ पे डाला जा सकता है। या फिर जहाँ पे 20,000 से भी ज़्यादा वाटर बर्ड्स को, वाटर फाउल को अगर सपोर्ट कर रहा है, इट कैन ऑल्सो बी पुट इन टू दी वेटलैंड, रामसर वेटलैंड लिस्ट। इसके अलावा फिशेस के प्रति भी आपको क्राइटेरिया दिए गए हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, ऑल्दो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं बस ये चाहता हूं कि एस्पिरेंट्स इस चीज को समझें कि अगर किसी एक रामसर साइट, किसी एक वेटलैंड को रामसर लिस्ट में डाला गया, अगर वो रामसर साइट बना है तो वो क्यों बना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी कोई रामसर साइट ऐड हो जाए तो मैं चाहता हूं कि आप इन क्राइटेरियाज के ऊपर फोकस करें, सो दैट यू रिमेंबर इट। अब फॉर एग्जाम्पल कि कल ही डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, तो कल ही कोई नया रामसर का साइट इंडिया में घोषित हो गया, कि बोल दिया कि भैया उत्तर प्रदेश में एक रामसर साइट आ गया। तो मैं चाहता हूं कि आप वो रामसर साइट क्यों बना उसको आइडेंटिफाई करें। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सवाल जरूर बन सकता है कि अगर वो रामसर साइट बना, वहां पे कौन सा स्पीशीज मिलता है, क्या कोई स्पेसिफिक प्रजाति की मछली मिलती है, क्या कोई वाटरफाउल है, 20,000 से भी ज़्यादा बर्ड्स है तो किस तरह के बर्ड्स वहां पे मिलते हैं, इसके ऊपर फोकस करना है। इस तरह से आपको करंट अफेयर्स की न्यूज़ को कवर करना है कि साइट कहाँ पे है वो तो देखना ही देखना है, लेकिन वो साइट किस वजह से लिस्ट में गया है ये भी आपको फोकस करना है। इन क्राइटेरियाज के अंडर उन स्पीशीज को नोट कर लीजिएगा, आपको काफी मदद मिलेगी, राइट, क्लियर, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया। अब इसके अलावा इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं? देखिए फिजिकली इम्पॉसिबल होगा आपको याद रखना, 75 साइट्स हो चुके हैं। इनफैक्ट रिसेंटली, इससे पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले साल मुझे याद है, आई थिंक देयर वर 64 साइट्स, पिछले साल 64 साइट थे। इस बार आई थिंक आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 साल हो चुके हैं भारत की स्वतंत्रता को, तो 75 नंबर बनाने के लिए 11 साइट्स रिसेंटली ऐड की गई, रिसेंटली कुछ ही महीनों पहले यहाँ पे ऐड की गई। इट बिकम फिजिकली इम्पॉसिबल। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर्स के ऊपर कि अगर आपको खबर आ गई किसी वेटलैंड की जो रामसर साइट है, जहाँ पे कोई डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पे कोई नया प्रोजेक्ट चल रहा है, या फिर जहाँ पे कंजर्वेशन के मेजर्स चल रहे हैं, या फिर वहाँ पे कोई स्पीशीज है स्पेसिफिकली, तो इसको ध्यान रखना है। सो फोकस ऑन करंट अफेयर्स एंड प्रिपेयर ओनली दोज रामसर साइट, बिकॉज ध्यान रखना यार, फिर याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे याद है
कुछ सालों पहले एक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन भी आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2013 2014 इस समय पे कभी, बोला कि 10 रैमसर साइट के नाम लिख दो। इस तरह के सवाल आई वुडंट एक्सपेक्ट नाउ, लेकिन फिर भी एज अ मीन्स ऑफ रिमेंबरिंग मैं कहूँगा, अगर आप स्टेट पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन, आपके राज्य में जो रैमसर साइट है मैं चाहता हूँ कि आप उसको ध्यान रखें, रिमेंबर दैट फॉर श्योर। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा नोट करना है। अगर समझ लीजिए तमिलनाडु से व्हाट आर द रैमसर साइट्स है, उत्तर प्रदेश से व्हाट आर द रैमसर साइट्स है, मध्य प्रदेश से कौन से रैमसर साइट है, उसको आपको नोट करना है, ठीक है, और करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है। क्लियर? राइट। सो दीज आर द रैमसर साइट जस्ट फॉर योर रेफरेंस। इनफैक्ट इस प्रेजेंटेशन का पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको देख जरूर सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। चलिए, अब रैमसर कन्वेंशन के अंडर एक और रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उसको कहते हैं मॉन्ट्रू रिकॉर्ड। आपको पता है रैमसर लिस्ट, अब रैमसर में बहुत सारी वेटलैंड का लिस्ट पड़ा हुआ है, उसके अंदर रैमसर लिस्ट के अंदर एक और मॉन्ट्रू रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है रैमसर लिस्ट के अंडर ही। अब ये क्यों मेंटेन किया जाता है? उसके यहां पे भी जो भी रैमसर साइट बने हैं वहां पे अगर कोई बदलाव हो रहा है, इफ देयर आर इकोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग, डेवलपमेंट की वजह से, एनक्रोचमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन की वजह से, जिस किसी चीज की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, अगर वहां पे कुछ बदलाव हो रहा है तो रैमसर साइट के अंडर ही एक मॉन्ट्रू रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जिसके ऊपर प्राइम फोकस लाना है। अब 1990 से मॉन्ट्रू रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई रैमसर साइट मॉन्ट्रू रिकॉर्ड में चला गया, इसका मतलब है वहां पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रैमसर सेक्रेटरीट आपकी मदद करेगा, उसको मॉनिटर करते रहेंगे। अगर समझ लीजिए जो भी इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन वहां पे हुई है, आपने उसको रिवर्स कर दिया, तो मॉन्ट्रू रिकॉर्ड से आप बाहर भी निकल सकते हो। मॉन्ट्रू रिकॉर्ड से अगर कोई बाहर निकल गया, इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज, ठीक है। अगर मॉन्ट्रू रिकॉर्ड में चले गए तो इंटरनेशनल अटेंशन वहां पे होगी कि एक वेटलैंड है जो बहुत ही जरूरी है, नेशनली इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उस दिक्कत को आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो मॉन्ट्रू रिकॉर्ड 1990 से मेंटेन किया जाता है। रिमेंबर दिस। मॉन्ट्रू आता कहां पे? वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर इज मॉन्ट्रू? मॉन्ट्रू इज अ प्रिंसिपैलिटी, एक छोटा सा सिटी है, स्विट्जरलैंड में आता है। प्लीज रिमेंबर मॉन्ट्रू रिकॉर्ड। इसके अलावा इंडिया से पहले इंडिया से मॉन्ट्रू रिकॉर्ड में इफ आई एम नॉट रॉन्ग चिलिका लेक था, चिलिका लेक वहां से वापस आ चुका है, वापस हटा दिया गया है, क्योंकि चिलिका में काफ़ी अच्छी कंजर्वेशन हुई, तो उसको हटा दिया गया। अभी फिलहाल अगर हम लोग इंडियन साइट्स की बात करें, आप डायरेक्टली ramsar.org पे जा सकते हो, ramsar.org के अंदर आप मॉन्ट्रू रिकॉर्ड देख सकते हो। इंडिया की केवलादियो घाना नेशनल पार्क, वहाँ पे जो वेटलैंड है राजस्थान में, इसके अलावा लोकतक लेक जो मणिपुर में है, इसको इंक्लूड किया गया। अभी फिलहाल ये मॉन्ट्रू रिकॉर्ड में है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है अभी फिलहाल, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। सो क्या चीज़ें डिस्कस की हमने, छोटा सा रिकैप, रैमसर कन्वेंशन, साथ ही साथ मॉन्ट्रू रिकॉर्ड। इनफैक्ट मॉन्ट्रू रिकॉर्ड को कंफ्यूज नहीं करना है आपको मॉन्ट्रू कन्वेंशन के साथ। मॉन्ट्रू कन्वेंशन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जरूर। मॉन्ट्रू कन्वेंशन इज सेपरेट कन्वेंशन, वो भी काफ़ी चर्चा का विषय था, जियोपॉलिटिक्स के चलते वो चर्चा का विषय था। टर्की ने हाल ही में कहा था कि हम मॉन्ट्रू कन्वेंशन, मॉन्ट्रू प्रोटोकॉल को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू दी ब्लैक सी, राइट, इट इज़ कनेक्टेड टू मेडिटेरियन एंड ब्लैक सी रिगार्डिंग दी मूवमेंट ऑफ नेवल शिप्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, मॉन्ट्रू रिकॉर्ड इट इज कनेक्टेड टू दी वेटलैंड्स। क्लियर? राइट। सो रैमसर एंड मॉन्ट्रू रिकॉर्ड, डू नॉट फॉरगेट दिस, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी डिस्कशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972। अब आपके दिमाग में इमीडिएटली एक सवाल आ रहा होगा, सर आप ये डिस्कस क्यों कर रहे हो? आपने बताया एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ डिस्कशन चल रहा है, तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, व्हाई डज इट मेक सेंस? हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में बात करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, किस तरह से किसी भी साइट को हम लोग हेरिटेज साइट बना सकते हैं, इसके ऊपर भी डिस्कशन चलेगी। इंडिया की कुछ साइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला सवाल, व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस? देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन आपको कंफ्यूज नहीं करना है, इसको आपने सुना होगा विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर मैंने तो सुना था यहाँ पे केवल जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मिडीवल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, फिर कल्चरल इंपॉर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के प्रति ये चीज़ होती है। रिमेंबर, कल्चरल हेरिटेज एक चीज़ है, नेचुरल हेरिटेज भी यहाँ पे हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो रिमेंबर, अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो 1972 में फाइनलाइज किया गया था, यहाँ पे हम लोग एक तो
प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी जरूर करते हैं। अब यहाँ पे आपको वो मॉन्यूमेंट आ जाएगी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, लेकिन वी ऑल्सो क्लब दैट विथ नेचर कंजर्वेशन। ठीक है, जो ये पूरा कन्वेंशन आया, इस कन्वेंशन को बेसिकली रन करता है यूनेस्को, राइट, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है यूनेस्को, यूनेस्को के अंडर ये कन्वेंशन है। 5C कॉन्सेप्ट ये फॉलो करते हैं, 5C कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन, क्रेडिबिलिटी, कंजर्वेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटीज। कोई भी मॉन्यूमेंट हो, नेचुरल लैंडस्केप, नेचुरल हेरिटेज मॉन्यूमेंट हो, या फिर हिस्टोरिकल कल्चरल हेरिटेज मॉन्यूमेंट हो, या फिर मिक्स्ड मॉन्यूमेंट हो, जहाँ पे आपने कई बार देखा होगा कि समझ लीजिए मिक्स मॉन्यूमेंट, मिक्स हेरिटेज कौन से होते हैं, जहाँ पे एक मॉन्यूमेंट भी है उसके आसपास का एरिया भी, जैसे समझ लीजिए कोई टेम्पल बेस्ड कंजर्वेशन बॉडी है, टेम्पल के इर्द गिर्द एक फॉरेस्ट है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है, तो मिक्स्ड साइट्स भी यहाँ पे लिस्ट किए जाते हैं। तो क्या एग्जैक्टली है ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन? यहाँ पे हम लोग मॉन्यूमेंट्स, कल्चरल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ नेचर को भी कंजर्व करते हैं। तो यहाँ पे किया क्या जाता है, इसके अंडर हम लोग एक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट मेंटेन करते हैं। कौन इसको मेंटेन करता है? यूनेस्को मेंटेन करता है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अब यहाँ पे वो जो हेरिटेज साइट है अगर इंक्लूड हो गया, फिर से उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको कैसे मेंटेन करें, नेचर को कैसे कंजर्व करें, किस तरह से वहाँ पे सस्टेनेबल टूरिज्म करें, इन सभी के प्रति यूनेस्को आपकी मदद करेगा। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन होती है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होती है, एक फंड में जाती है, तो दे हैव आल्सो क्रिएटेड द वर्ल्ड हेरिटेज फंड, जिसके प्रति और जिसके चलते मैं कहूँगा आपको फंडिंग भी आती है टू प्रोटेक्ट दैट पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट या फिर दैट पर्टिकुलर कल्चरल बॉडी। इनफैक्ट जो स्टेट पार्टीज होगी, अगर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में वो इंक्लूड हो गया तो उनकी कुछ ड्यूटीज भी बनती है, कुछ उस हेरिटेज साइट को अच्छे से प्रोटेक्ट करें। और ये सबसे सक्सेसफुल मैं कहूँगा कन्वेंशन, नेचर कन्वेंशन ट्रीटी है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे 194 स्टेट पार्टीज है। इसमें 194 स्टेट पार्टीज में से कई सारे 1000 के ऊपर जो हेरिटेज साइट्स है उन्हें अभी इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। सो टूरिज्म के दृष्टिकोण से, नेचर कंजर्वेशन के दृष्टिकोण से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया, इसके अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को मेंटेन करता है, जहां पे वो आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी डिस्टिंक्टिव कल्चरल, फिजिकल और इवन नेचुरल हेरिटेज का साइट। सिंस 1972 ये कन्वेंशन चल रहा है, जब से लिस्ट बनी है। 5 साल बाद आई थिंक लिस्ट शुरू हुई थी, राइट। वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज 1976 से अभी ये चल रहा है। इनफैक्ट इंडिया ने अगले ही साल 1977 में इसको एक्सीड किया था। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन। तो क्या मेंटेन करते हैं ये लोग? वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ये लोग मेंटेन करते हैं। अब सवाल उठता है अगेन कि सर मुझे इंडिया से एक पर्टिकुलर हेरिटेज साइट है, मेरे स्टेट में है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में है, मैं उसको इंक्लूड करवाना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर हेरिटेज लिस्ट में, तो कैसे होगा? इनकी गाइडलाइंस आई हुई, इनकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस है। एक वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी बनी हुई है जहाँ पे 21 नेशन से मेंबर्स होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर बॉडी लिस्ट में जाएगी। जब लिस्ट में जाएगी तो उसकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ेगी। अब कैसे होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली दिस हैपेंस। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की नॉमिनेशन होती है सभी देश। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके जिले में है, आपके स्टेट में है, तो क्या होता है, आपके स्टेट की जो भी कल्चर मिनिस्ट्री है या फिर सेंट्रल जो कल्चर मिनिस्ट्री है, वो एक फाइल बनाते हैं, एक डॉसियर बनाते हैं और नॉमिनेशन भेजते हैं यूनेस्को को, और यूनेस्को फाइनलाइज करता है। और अभी तक बहुत सारे देश बहुत सारी चीज़ें भेज चुके हैं। सालाना, एक साल में 2 नॉमिनेशन आप भेज सकते हो, 2 फाइल्स आप भेज सकते हो। अभी तक 2022 तक टोटली 1154 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट हो चुके हैं यूनेस्को में, और इनकी प्रोटेक्शन अभी चल रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें से कई सारे इंडिया से भी हैं। अगेन इट बिकम्स फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर यू टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम, लेकिन जो भी करंट अफेयर्स का भाग है, जिसके ऊपर भी न्यूज आई है, उसके ऊपर फोकस करना। इसके अंदर 897 कल्चरल साइट्स है, 218 नेचुरल साइट्स है, 39 मिक्स्ड प्रॉपर्टीज है अक्रॉस 167 कंट्रीज। इंडिया से भी कई सारी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर इंडिया से मुझे यहाँ पे इंक्लूड करवाना है तो क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि उसे टेंटेटिव लिस्ट में जाना होता है। अब टेंटेटिव लिस्ट में जाने के लिए क्या होता है,
कि कल्चर मिनिस्ट्री, स्टेट की कल्चर मिनिस्ट्री हो, स्टेट का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो, या फिर केंद्र की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज अ नोडल एजेंसी, स्टेट कल्चर डिपार्टमेंट कल्चर मिनिस्ट्री विल सेंड द फाइल टू सेंट्रल कल्चर मिनिस्ट्री अप्लाई कर देते हैं यूनेस्को पे। अगर अप्लाई कर दिया देन दैट पर्टिकुलर साइट विल गो इनटू टेंटेटिव लिस्ट। अब समझिए मुझे मेरे राज्य से, मेरे जिले से मॉन्यूमेंट एक्स को भेजना है, तो मैं अपनी तरफ से एक डॉसियर तैयार करवाएंगे, सरकार की तरफ से डॉसियर तैयार करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको अप्लाई कर देगी, यूनेस्को को भेजेगी, तो ये आपकी बेसिक टेंटेटिव लिस्ट में चला जाएगा। टेंटेटिव मतलब नॉट फिक्स्ड, फाइनल नहीं है, टेंटेटिव है, बदल भी सकती, ठीक है, तो टेंटेटिव लिस्ट में चला जाएगा। अब टेंटेटिव लिस्ट के बाद सालाना नॉमिनेशन फाइल आपको करनी है, राइट, आपको नॉमिनेशन भेजनी है यूनेस्को को। नॉमिनेशन क्या होगा, जो आपकी कमिटी है वो कमिटी इसको स्क्रूटिनाइज करेगी, एक छोटी एडवाइजरी बोर्ड है जो फाइनलाइज करेगी, उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास भेजेंगे, जहां पे 21 कंट्रीज की मेंबरशिप है, रोटेशन पे चलती है। इसके बाद फाइनली सिलेक्शन निकलेगा, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे और उसके बेसिस पे हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाएगा। हेरिटेज साइट अगर डिक्लेयर हुआ तो उसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नाउ दिस इज दी टेंटेटिव लिस्ट। टेंटेटिव लिस्ट में क्या करते हैं, स्टेट पार्टीज, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा इंडिया से, अगर इंडिया को भेजना है, इंडिया इज अ स्टेट पार्टी, दे सबमिट देयर टेंटेटिव लिस्ट प्रॉपर्टीज जो वो कंसिडर करते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल हेरिटेज साइट है या फिर मॉन्यूमेंट्स है, कल्चरल साइट्स है, तो उसकी लिस्ट भेजते हैं। अब अगर हम लोग इंडिया की बात करें, कितने यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट में है, नाउ दिस इज द लिस्ट, आई एम क्वाइट श्योर कि आपको दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे नाम है। यूनेस्को की वेबसाइट पे जब आप जाओगे तो यू गो एंड चेक इंडियाज टेंटेटिव लिस्ट, ये फाइनल लिस्ट नहीं है, प्लीज रिमेंबर। फाइनल लिस्ट में तो बहुत सारे नाम है, 30 के ऊपर यहाँ पे नाम होंगे फाइनल लिस्ट में जो हेरिटेज साइट्स है हमारे, लेकिन ये सारी फाइलें इंडिया ने भेजी है बहुत पहले से, 1990 से अभी तक बहुत सारे हेरिटेज साइट्स हैं जो हम चाहते हैं कि बने, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चले जाएं, लिस्ट में चले जाएं। लेकिन हाल ही में रिसेंट टाइम्स में इंडिया ने सेक्रेड एन्सेम्बल्स ऑफ होयसला जो है इसकी नॉमिनेशन फाइल फॉरवर्ड की है, तो इसके ऊपर अभी स्क्रूटिनाइजेशन चल रही है। तो अगर इंडिया से साइट बनेगा तो प्रोबेबली एन्सेम्बल्स फ्रॉम होयसला बन सकता है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो लंबी लिस्ट है। 2021 में इंडिया ने टेंटेटिव लिस्ट में डाला हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी, टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम, हीरे बेंकल एक मेगालिथिक साइट है यहाँ पे साउथ इंडिया में, 2021 में इसका भी एक टेंटेटिव लिस्ट का इंडिया ने एप्लीकेशन भेजा। इसके अलावा नर्मदा वैली, इसको भी भेजा था, सातपुरा टाइगर रिजर्व, इसको भी भेजा, महाराष्ट्र का मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर 2021 में, इसको भी टेंटेटिव लिस्ट में भेजा। क्लियर, तो ये हम लोगों ने टेंटेटिव लिस्ट की फाइल्स अभी भेजी हुई रिसेंट टाइम्स में, कब समय आएगा देखते हैं आगे चल के। टेंटेटिव लिस्ट के बाद नॉमिनेशन, सालाना नॉमिनेशन होती है, 2 साइट्स की नॉमिनेशन करेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया डिपेंड्स ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। सो कीप योर आइज एंड ईयर्स ओपन। ये मैंने आपको क्यों बताया, ऑल्दो इस लिस्ट को याद रखने की भी जरूरत नहीं है। अगेन फोकस ऑन करंट अफेयर, स्पेसिफिकली करंट अफेयर से फोकस करना है, जो भी हेरिटेज लिस्ट से जुड़ी हुई हेरिटेज कल्चरल साइट्स हो, कोई भी साइट हो, उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द हेरिटेज कन्वेंशन लेट्स डिस्कस अबाउट अ कॉन्फ्रेंस। अब अगेन एक सवाल आएगा, सर ना ये कन्वेंशन है, ना ये प्रोटोकॉल है, ना ये ट्रीटी है, तो अब डिस्कस क्यों करें, बहुत ज़रूरी है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कहाँ आता है, स्वीडन में आता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन साइन हुआ था 1972 में, कन्वेंशन को फाइनलाइज किया अलग अलग देशों ने 1972 में। इसीलिए मैंने आपको बताया था दिस ईयर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। 1972 ये पहला ऐसा कॉन्फ्रेंस था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, इट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम स्वीडन। शॉर्ट में इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, ऑलराइट, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इसके बाद स्टॉकहोम के 10 साल को सेलिब्रेट करने के लिए 1982 में कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1992 का रियो कॉन्फ्रेंस आपको पता होगा, बहुत ज़रूरी है। रियो कॉन्फ्रेंस के बाद भी 2002, 2012, तो हर 10 साल में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। सबसे पहले शुरुआत हुई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इनफैक्ट ये विश्व की ऐसी पहली कॉन्फ्रेंस थी विच लेड टू अ डिक्लेरेशन। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आया, जहां पे जो भी पार्टीज यहाँ पे कन्वीन हुई थी उन्होंने एक्नॉलेज किया कि एनवायरनमेंट को बचाने की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये जो डिक्लेरेशन था, इस डिक्लेरेशन में इन्होंने 26 प्रिंसिपल्स दिए, 26 प्रिंसिपल्स, जो आज भी मैं कहूँगा दीज आर द बेसिस ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिसी ऑन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। 26 प्रिंसिपल्स। इनफैक्ट ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू के दृष्टिकोण से
एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज रिमेंबर, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ आता है? आई गिव यू 5 सेकेंड्स टू थिंक, कहाँ आता है हेडक्वार्टर? अनयूजुअल जगह है, मेरे को पता है अफ्रीका में आता है, राइट, नायरोबी में आता है। यूएनईपी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूएनजी, यूनाइटेड जनरल असेंबली, 1972 में ही, आफ्टर दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। और ये जो 26 प्रिंसिपल्स है, अगेन नो नीड टू रिमेंबर दिस, बट आई वॉन्ट टू शो यू सम प्रिंसिपल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको लगेगा केवल कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन से बात करते हैं कि नहीं, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार अगर आपको सवाल बना दे, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस लेड टू 26 प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ दोज प्रिंसिपल्स, ऐसा कुछ सवाल आ गया तो थोड़े से अनयूजुअल से जो चीज़ें हैं ध्यान रखिएगा। ह्यूमन सेटलमेंट्स को प्लान्ड वे में करना चाहिए, पॉपुलेशन की पॉलिसीज लानी चाहिए, साथ ही साथ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को खत्म करना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें 26 एक बार जस्ट गो थ्रू कीजिएगा 26 से, क्योंकि समटाइम्स इफ अ क्वेश्चन कम्स यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। अगेन अगर ध्यान भी नहीं, याद भी नहीं है, तो कॉमन सेंस के बेसिस पे आप देख सकते हो व्हाई आई टोल्ड यू 26 प्रिंसिपल्स। रिमेंबर, अगर वो प्रिंसिपल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है तो मोस्ट प्रोबेबली दैट वुड बी देयर इन द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में रहेगा वो रहेगा ही रहेगा, तो रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट कन्वेंशन, साइट्स। और आप देख रहे होंगे कि आई एम ट्राइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसीलिए मैंने आपको बताया 1970s से ही आपको मेजर एनवायरनमेंट की ओर फोकस आता है। साइट्स 1973 में फाइनलाइज किया। ये साइट्स क्या है? CITES, साइट्स इज अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा, रिमेंबर वाइल्ड फ्लोरा एज वेल एज वाइल्ड फॉना, ठीक है। इसको शॉर्ट में साइट्स कन्वेंशन भी कहा जाता है। ये एक अगेन इंटर गवर्नमेंटल या फिर मल्टीलैटरल ट्रीटी है अलग अलग स्टेट पार्टीज के बीच, जहां पे वो एंडेंजर्ड प्लांट्स को भी, प्लीज रिमेंबर आई एम रिपीटिंग, एंडेंजर्ड प्लांट्स को भी और एंडेंजर्ड एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये जो पूरा कन्वेंशन है, इट वाज ड्राफ्टेड एट द आईयूसीएन मीटिंग 1963, इवेंचुअली ऑलमोस्ट 9 साल बाद इसको फाइनलाइज किया गया। 1973 में इट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर, और कुछ ही साल बाद जो रेटिफिकेशन जितनी भी रिक्वायर्ड थी 1975 में रिक्विजिट रेटिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन इज इन फोर्स। इंडिया इसका भाग है, प्लीज रिमेंबर इंडिया इज अ पार्टी टू द कन्वेंशन। इंडिया कब बना? 1976 में इंडिया इस कन्वेंशन का भाग बना। बहुत जरूरी है, साइट्स के बारे में हमें ध्यान रखना है, ठीक है। साइट्स कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फ्लोरा और फौना दोनों का भी, ठीक है। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर एक कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन के अंडर करते क्या है? क्या डायरेक्टली फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करते हैं? क्या कोई नेशनल पार्क बनाने में मदद करते हैं? क्या कोई नेशनल पार्क बनाने में पैसा देते हैं? क्या कोई समझ लीजिए वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने में पैसा देते हैं? नहीं, ध्यान रखना है ये सब चीज़ें नहीं होती है। इस कन्वेंशन में बहुत ज़रूरी चीज़ें एमसीक्यू के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है, साइट्स जो कन्वेंशन है वो डायरेक्टली प्रोटेक्ट करने की मदद नहीं करता है। इट डज नॉट सीक टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली जहां पे भी स्पीशीज है, आप समझ लीजिए अफ्रीका में कोई स्पीशीज जिसके ऊपर खतरा है तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनडायरेक्टली उसके प्रति जो भी ट्रेड हो रहा है, इकोनॉमिक इंसेंटिव को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो साइट्स के अंडर देश क्या करेंगे? स्टेट पार्टीज की ऑब्लिगेशन है कि अगर आपके यहाँ पे पोचिंग हो रही है, आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इंटरनेशनल एजेंसीज की मदद करें, इंटरपोल की मदद करें, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करें, ताकि उस पर्टिकुलर चीज में ट्रेड रुक जाए। और ट्रेड रुकेगा तो लोग उसके प्रति वो एनिमल प्रोटेक्ट हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करते। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक इंसेंटिव होगा, इंटरनेशनल ट्रेड को रोक देना है। अब समझ लीजिए चीता है, चीता हम लोगों ने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया है। चीते की खाल काफ़ी प्रोमिनेंट थी पहले, राइट, कि भैया जो भी राजा महाराजा रहेंगे, बड़े बड़े ऑफिशियल से जाएंगे हंटिंग पे, वी कॉल इट गेम, राइट, इसीलिए गेम कंट्रीज कहा जाता है। जो जहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा हंटिंग के एनिमल्स मिलते हैं, गेम कंट्रीज कहा जाता है। तो गेम, हंटिंग इज अ गेम फॉर दैम। हंट करेंगे और उसके बाद अगर चीता को मारा है, चीते की खाल लेंगे और घर के ऊपर घर में लगा देंगे एज अ ट्रॉफी, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को रोक देना है, ठीक है, ये सब नहीं हो। या फिर समझ लीजिए कोई मेडिसिनल प्लांट है, आपने देखा हो कोविड-19 के दौरान इसके ऊपर काफ़ी प्रोमिनेंस था कि कोविड-19 में कोई एक अर्ब है, कोई एक प्लांट है, वो बिक रहा है लाखों रुपए में,
बोल रहे कि अगर उस प्लांट का अगर आप जूस पी लोगे तो कोविड नहीं होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। वो एंडेंजर्ड प्लांट है, वो उसका ट्रेड रोक देना है, ठीक है। राइनो है, अब राइनो का जो वन हॉर्न राइनोसरस है उसका हॉर्न जो है प्रोटीनेशियस होता है, केराटिन होता है, तो उसकी कई सारी मेडिसिनल वैल्यूज भी है, तो उसका ट्रेड रोक दीजिएगा, इलीगल ट्रेड खत्म कर देना है, ठीक है। तो साइट्स के अंदर क्या किया गया है, साइट्स के अंदर स्पेसिमेंस है, बहुत सारे स्पेसिमेंस है, इनफैक्ट 30,000 के ऊपर स्पेसिमेंस है, सेलेक्टेड स्पेसिमेन स्पीशीज है, उनकी प्रोटेक्शन के प्रति मेजर्स बनाए गए, उसके प्रति उन्होंने 3 अपेंडिसेस बनाए, 3 अपेंडिक्स आती है साइट्स में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 अपेंडिक्स बनी है, 38,000 से भी ज्यादा स्पीशीज यहां पे इंक्लूड है। अपेंडिक्स 1 यानी कि अपेंडिक्स 1 में अगर कोई स्पीशीज है उसका ट्रेड होगा ही नहीं, कंप्लीट प्रोटेक्शन चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साथ में काम करेंगी, इंटरपोल साथ में करेगी, आपके देश की जो पुलिस है, जो वाइल्ड लाइफ फोर्सेस है, सभी साथ में काम करेंगे उसके ट्रेड को रोकने के लिए, ठीक है। विच इज थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन, अगर वो खत्म हो रहा है तो उसमें ट्रेड होगा ही ना होगा, ठीक है। अब दूसरा है अपेंडिक्स 2, जहां पे स्पीशीज हैं जो थ्रेटन नहीं है, नॉट नेसेसरली थ्रेटन, बट अगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि आज अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कल जाके वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। अब तीसरा अपेंडिक्स है जहां पे किसी एक कंट्री, ध्यान रखिए अपेंडिक्स 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपेंडिक्स 3 में किसी एक कंट्री ने रिक्वेस्ट किया है साइट्स को कि हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो अपेंडिक्स 3 में उस पर्टिकुलर स्पीशीज को डाला था। सिंपल, अपेंडिक्स 1 कोई ट्रेड नहीं, बैन। अपेंडिक्स 2 में आप ट्रेड कर सकते हो। अपेंडिक्स 2 में साइट्स लाइसेंस या फिर आपके देश का लाइसेंस, साइट्स क्या करता है कि साइट्स की अपेंडिसेस के अलावा दूसरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं। अब मैंने अब साइट्स में साइन किया हुआ, अब इंडिया ने साइट्स को एक्सीड किया हुआ, साइन किया हुआ। इसका मतलब क्या है, साइट कन्वेंशन के तहत कुछ रिक्वायरमेंट्स रहेंगी कि मेरी डोमेस्टिक लॉस लेजिस्लेशंस कुछ इस तरह से आएंगी जहां पे मैं एंडेंजर्ड स्पीशीज के ट्रेड को रोकूंगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाऊंगा जहां पे अगर अपेंडिक्स 1 की स्पीशीज में ट्रेड हो रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अपेंडिक्स 2 का ट्रेड आप कर सकते हो लेकिन आप सरकार की तरफ से लाइसेंस लीजिए, कुछ इस तरह की चीजें लानी। और आपको ध्यान रखना है, साइट्स डज नॉट हैव प्राइमेसी ओवर नेशनल लॉस, नेशनल लॉस प्रिवेल एवरीवेयर, यानी कि आपके डोमेस्टिक लॉ। अब हमारा आप देख सकते हो साइट्स 1972 ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंस भी हुआ 1972 में, उसी के बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया हमारा WPA 1972, क्लियर। तो हमारा जो WPA 1972 है, इट वुड बी रैदर इन कंप्लायंस विथ साइट्स, ठीक है। साइट्स मदद भी करेगा, अगर समझ लीजिए हमारे देश में ट्रांस बॉर्डर कुछ ट्रेड चल रहा है, बॉर्डर्स हैं इंडिया में, कई सारे पोरस बॉर्डर मिलेंगे, नेपाल में, म्यांमार की तरफ पोरस बॉर्डर्स है। अब समझ लीजिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक जानवर है, अब एग्जाम्पल वन हॉर्न राइनोसरस, इलीगल पोचिंग हो रही है, हॉर्न काट दिया जा रहा है, राइनोसरस मर रहा है, और इमीडिएटली पोचर्स क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं म्यांमार में। तो साइट्स की तरफ से, इंडिया साइट से हेल्प पूछ सकते हैं, म्यांमार इंडिया मिलकर कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं टू स्टॉप दैट पर्टिकुलर ट्रेड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक इंसेंटिव स्टॉप करते हैं, इस वे से वो प्रोटेक्ट करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और दिस इज अबाउट साइट्स। चलिए लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट टुडेज लास्ट कन्वेंशन, ये आज का लास्ट कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉर्न कन्वेंशन। मैंने आपको बताया, कन्वेंशन हो, प्रोटोकॉल हो, ट्रीटीज हो, बहुत बार जहां पे भी वो साइन की गई है वो उसका नाम हो बन जाता है बॉर्न कन्वेंशन, शॉर्ट में CMS भी कहा जाता है। CMS मतलब कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, CMS। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, इंफॉर्मेशन बायस होता है। इंफॉर्मेशन बायस आपको लगता है, अब जैसे मैंने आपको बताया CMS, आप CMS को याद रखोगे, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। अब आपको लगता है यार माइग्रेटरी स्पीशीज कौन से होते हैं, अब नॉर्मली हम लोग देखते हैं बर्ड है, कोई बर्ड आ रहा है कहीं से माइग्रेट होकर आ रहा है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, बर्ड्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो आपको लगता है कि यार CMS इज ओनली अबाउट बर्ड्स, नहीं, रिमेंबर दिस, माइग्रेटरी स्पीशीज कोई भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, एवियन हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है। मतलब अब माइग्रेट करते हैं कि अब जानवर है, कहीं पे ठंड है तो ठंड से गर्मी में माइग्रेट करते हैं, अगर वहाँ पे ठंड आ गई तो दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं, बस बर्ड्स के ऊपर इतना फोकस क्यों होता है, बर्ड्स बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस माइग्रेट कर जाते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट माइग्रेट करते थे, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में होते हैं। लेकिन रिमेंबर,
कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज जो है इट इज फॉर ऑल, प्लीज नोट दिस, इट इज फॉर ऑल, क्योंकि एक पिटफॉल है, इट इज फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, इट इज फॉर मरीन एक्वाटिक एनिमल्स एज वेल, इट इज फॉर एवियन स्पीशीज ऑल्सो, एंड रिमेंबर थ्रू आउट देयर रेंज। अब टेरेस्ट्रियल और जो एक्वाटिक, ऑल्दो एक्वाटिक या फिर मरीन के जो ऑर्गेनिम्स रहेंगे, जो एनिमल्स रहेंगे वो भी ज़्यादा ट्रैवल कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑलिव रिडली टर्टल हो गया कि अफ्रीकन कोस्ट से इंडियन कोस्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स उतना ज़्यादा डिस्टेंस तक माइग्रेट नहीं करते, तो इसीलिए शायद कभी ना कभी एस्पिरेंट्स इसको मिस आउट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है तीनों तरह के स्पीशीज। अब CMS करता क्या है, बॉर्न कन्वेंशन एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्यों? आपने सुना होगा बर्ड्स जो साइबेरिया से आते हैं, यार साइबेरिया आपको यहाँ मिलेगा, यानी कि रशिया का भाग है, साइबेरिया से निकलते हैं, इंडिया में एक पिट स्टॉप लेते हैं, इंडिया से जाएंगे वो अफ्रीका, ठीक है, फिर जब सीजन बदलेगा तो रिवर्स जर्नी करते हैं, सेम जर्नी। अब कई बार ऐसा होता है, कई कल्चर्स में आपने देखा पहले तो हंटिंग काफी ज्यादा होती थी कि बर्ड आ रहा है, कोई बर्ड आ रहा है, कोई शिकारी देख लिया यार, फायर कर दिया बर्ड को मारे जा रहे हैं, राइट। अब कई बार नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर्स में, ट्राइबल कल्चर्स में ये बिलीव किया गया है कि अगर बहुत ज़्यादा झुंड में बर्ड्स जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि अपशगुन हो रहा है, या फिर कुछ बिलीव्स होते हैं, सुपरस्टिशियस बिलीफ, तो बर्ड्स को मार दिया जाता है। तो अगर इस तरह की कुछ इंसिडेंट हो रही है तो आप जानते हो कि ये बर्ड साइबेरिया से ट्रैवल कर रहा है, इंडिया में आ रहा है, अब इंडिया में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फिर अफ्रीका में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो थ्रू आउट इट्स माइग्रेशन रूट यहाँ पे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि खतरा कहीं पे भी हो सकता है। इसीलिए एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है ताकि कोई भी स्पीशीज हो, उसको जैसे आइडेंटिफाई किया उसके ऊपर खतरा हो रहा है तो सभी लोग मिलकर उसकी पूरी रेंज में, जो भी रेंज स्टेट से जहां जहां से एनिमल पास हो रहा है, जहां जहां बर्ड पास हो रहा है, तो पूरी रेंज में इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन हो थ्रू आउट इट्स रेंज, ठीक है। अब CMS साइन कहाँ हुआ था, मैंने आपको बताया बॉर्न, कब साइन हुआ था, 1979 में। बॉर्न कहाँ आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बॉर्न कन्वेंशन एक और भी है, विल टॉक अबाउट दैट। बॉर्न कहाँ पे आता है, बॉर्न इज इन जर्मनी। अब जिस समय पे साइन हुआ था 1979, उस समय पे कोल्ड वॉर का एरा था, आप जानते हो कि जर्मनी के दो भाग थे, तो बॉर्न वॉज इन वेस्ट जर्मनी, ठीक है। अभी फिलहाल तो यूनिफिकेशन हो चुका है, बट अगेन फिर से कभी कभार प्रीलिम्स में अगर इस तरह के सवाल आ जाएंगे तो याद रखिए वेस्ट जर्मनी। अभी फिलहाल इसके 133 मेंबर स्टेट्स हैं, और बॉर्न कन्वेंशन में भी आपको मिलेंगे 2 अपेंडिसेस, यहाँ पे 2 अपेंडिसेस बना रखे हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया 133 मेंबर से, उससे पहले प्लीज रिमेंबर द मेंबरशिप इज मोर एंड मोर प्रोमिनेंट इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इन द एशियन कॉन्टिनेंट और ऑस्ट्रेलेशिया। इसके अलावा जो दूसरे जैसे कि नॉर्दर्न अमेरिका में उतने ये लोग मेंबर नहीं है, प्लीज रिमेंबर स्टेट पार्टीज नहीं है, दे आर नॉन पार्टीज। अब मैंने आपको बताया कई बार बर्ड्स सेंट्रल एशिया से, यूरोप से, एशिया, साउथ अमेरिका लंबी लंबी ट्रैवल करते हैं बर्ड्स, तो प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे कंट्री से 133 मेंबर्स इसमें। अब 2 अपेंडिसेस यहाँ पे आती है, 2 अपेंडिसेस में आपको ध्यान रखना है, दे क्लासिफाई माइग्रेटरी स्पीशीज, 1 विच आर एंडेंजर्ड, तो यहाँ पे आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी। एक तो एंडेंजर्ड की लिस्ट है जहां पे अर्जेंट इंटरवेंशन की जरूरत है, दूसरा है अपेंडिक्स 2 जहां पे उतना ज्यादा नहीं है बट फिर भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। अगर बहुत ज्यादा स्तर पे उस स्पीशीज के साथ खतरा हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो देशों को साथ में आना चाहिए दैट रिक्वायर और वुड बेनिफिट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कि ऑल्दो एंडेंजर्ड नहीं है लेकिन तब भी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से उनको मदद मिल सकती है, तो उस तरह के स्पीशीज है अपेंडिक्स 1 एंड अपेंडिक्स 2। इंडिया इज अ पार्टी टू CMS ऑल्सो, ठीक है, आप देख सकते हो ब्लू है, हम लोग स्टेट पार्टी हैं इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज बेसिकली द लास्ट, दिस वाज द लास्ट कन्वेंशन दैट वी वर डिस्कसिंग। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम फॉर अनदर कन्वेंशन, क्योंकि 1979 तक पहुंचे हम लोग, आगे बढ़ेंगे और एनवायरनमेंट की कन्वेंशन हम लोग बात करेंगे, वेरी फेमस वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और विल टॉक अबाउट डिफरेंट TCPs अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। सो टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टिक टू शेड्यूल ऑलवेज एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो @RahulSai222। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो यू कैन फॉलो मी इन माय सोशल मीडिया हैंडल, और यही टेलीग्राम चैनल का ID भी है, इस पर मैं आपको ये PDF अवेलेबल करवा दूँ, राइट। गुड नाइट, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।